हेलो एवरीवन। तो बच्चा लोग हम लोग जीएसटी में एग्जेम्पशंस पढ़ रहे हैं और हमने कुछ एग्जेम्पशंस पढ़ लिए हैं। आज जो एग्जेम्पशन हम शुरू करने वाले हैं इट इज रिलेटेड टू एजुकेशन सर्विसेज। अब एजुकेशन सर्विसेज का जब हम एग्जेम्पशन पढ़ रहे हैं तो इसे हम दो कंपार्टमेंट्स में या दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक वेयर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज वर्किंग एज अ सप्लायर और इज एक्टिंग एज अ सप्लायर। सो यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज सप्लायर। तो एक्टिंग एज अ सप्लायर ऐसी कौन सी सर्विसेज है जो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करेगा और उसे एग्जेम्पशंस मिलेगा। और दूसरा, ऐसी कौन सी सर्विसेज है जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को मिलेगी और वो भी एग्जेम्प्ट होगी। मीन्स वेयर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज एक्टिंग एज रिसिपिएंट। सो ऑन वन पार्ट we will be saying कि these are the services provided by an educational institution will be exempt from GST. And on the another part, we will be saying कि these are the services which are received by an educational institution will be exempt from GST. So एक पार्ट पे मैं सप्लायर के पर्सपेक्टिव से या सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ और दूसरे पार्ट पर मैं रिसिपिएंट के पर्सपेक्टिव से या फिर रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। तो क्या क्या इसमें आता है, लेट अस सी कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस एक्टिविटी में क्या क्या एग्जेम्पशन हमें मिलते हैं। तो पहले सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, सो वी आर स्टडिंग हियर बाय, ठीक है। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट्स, फैकल्टीज एंड स्टाफ। मतलब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर अपने स्टूडेंट्स को, अपने फैकल्टीज को या अपने स्टाफ को कोई भी सर्विस देता है रिलेटिंग टू एजुकेशन, इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो अपने स्टूडेंट को जो एडमिशन दे रहा है उसकी जो फीस कलेक्ट कर रहा है या कोई और फीस कलेक्ट कर रहा है, इट विल बी एग्जेम्प्ट। फैकल्टी या स्टाफ को भी दे रहा है तो वो भी क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। दूसरा, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, अगेन बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगेन सप्लायर के कैटेगरी में आ रहा है। बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फीस। सो अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहा है, उसके लिए जो एंट्रेंस फीस जो मिल रही है उसे, इट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अब यहाँ पे बी में हम देख रहे हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब यहाँ पे हमारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो सर्विस रिसिपिएंट बोलकर वर्क कर रहा है। इट इज वर्किंग एज अ सर्विस रिसिपिएंट। यहाँ पे ये जो रोमन 1, रोमन 2 और रोमन 3 दिया है, इसका एग्जेम्पशन एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ इंस्टीट्यूशंस को या एक स्पेसिफिक सिचुएशन में मिलेगा और रोमन 5 का भी एग्जेम्पशन एक स्पेसिफिक कैटेगरी और एक स्पेसिफिक सिचुएशन में आपको मिलेगा। वन बाय वन हम करके हम वो सारी चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ। मतलब मान लेते हैं कि मैं एक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर हूं, मेरे पास एक बस है और मैं किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्टेशन या फैकल्टी का ट्रांसपोर्टेशन या स्टाफ का ट्रांसपोर्टेशन करवा के दे रहा हूं, तो मैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं उसके ऊपर मैं जीएसटी चार्ज नहीं करूंगा बिकॉज इट विल बी एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी लॉ। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कैटरिंग, यानी वो जो कैटरिंग वगैरह मिलता है या फिर मिड डे मील स्कीम जो होती है गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की, इसके जो चार्जेस है वो भी जीएसटी लॉ में क्या है, एग्जेम्प्ट है। तीसरा, सिक्योरिटी और क्लीनिंग और हाउसकीपिंग सर्विसेज
परफॉर्म्ड इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे अगर हम कोई सिक्योरिटी, क्लीनिंग और हाउसकीपिंग की सर्विसेज देते हैं तो वो भी क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन हाउएवर nothing contained in sub-item Roman 1, Roman 2 and Roman 3 of item B shall apply to an educational institution other than an institution providing services by way of preschool education and education up to higher secondary school यानी कि HSC। यानी कि ये जो बी में रोमन 1 प्लस रोमन 2 प्लस रोमन 3 ये जो एक्टिविटीज हम पढ़ रहे हैं, ये रोमन 1, रोमन 2 और रोमन 3 का एग्जेम्पशन उसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मिलेगा जो प्री स्कूल से लेके प्री स्कूल टू HSC तक का एजुकेशन दे रहा है। मतलब किसी ग्रेजुएट कॉलेज में जहाँ पे ग्रेजुएशन मिल रहा है, वहाँ वो कॉलेज को अगर मैं स्टूडेंट या फैकल्टी के ट्रांसपोर्टेशन की अगर सर्विसेज दे रहा हूँ, देन इट विल बी टैक्सेबल। मतलब अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ, कैटरिंग और मिड डे मील स्कीम, सिक्योरिटी और क्लीनिंग और हाउसकीपिंग सर्विसेज, अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड की गई है ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो प्री स्कूल से लेके तो HSC तक का एजुकेशन देता है, तो वहां पर वो एक्टिविटी और वो सर्विस क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है। देन अगला एग्जेम्पशन है सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ सच इंस्टीट्यूशन। यानी ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड कोई सर्विसेज हम दे रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, या कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड अगर कोई सर्विसेज दे रहे हैं, तो उस सर्विसेज के ऊपर हम GST चार्ज करने वाले नहीं है। इट विल बी एग्जेम्प्ट अंडर GST। फर्दर, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और पीरियोडिकल्स, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और पीरियोडिकल्स, इसका भी एग्जेम्पशन अवेलेबल है। अगर मैं किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, इफ आई एम प्रोवाइडिंग ऑनलाइन जर्नल्स और पीरियोडिकल्स, तो ये एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन ये एग्जेम्पशन जो मिलेगा, इट इज अवेलेबल ओनली टू टेक्निकल एजुकेशन और साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड एजुकेशन। यानी कि ये जो नीचे दिया है, जो मैं भी हाईलाइट करूंगा, फर्दर नथिंग कंटेन्ड इन सब आइटम रोमन 5 of item B shall apply to an institution providing services by way of preschool education up to higher secondary school or equivalent, or education as a part of approved vocational education or course। यानी कि ये जो एग्जेम्पशन हम पढ़ रहे हैं रोमन 5 का, ये अवेलेबल है ओनली फॉर टेक्निकल एजुकेशन। मतलब अगर कोई IIT है, IIM है और लाइक दिस टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जो टेक्निकल एजुकेशन दे रहा है, इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अगर मैं ऑनलाइन कोई जर्नल्स और पीरियोडिकल सप्लाई कर रहा हूँ रिलेटिंग टू देयर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक रिसर्च एक्सेट्रा, तो उसे एज अ रिसिपिएंट एग्जेम्पशन मिलने वाला है। तो सबसे पहली बात, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ और बाय वे ऑफ एंड कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी, जहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज एक्टिंग एज अ सप्लायर और अ सर्विस प्रोवाइडर। अगर कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो प्री स्कूल से लेके HSC तक का सर्विस दे रहा है या एजुकेशन दे रहा है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन को एज अ रेसिपिएंट, मतलब ये इंस्टीट्यूशन को अगर मैं कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी या स्टाफ, या कैटरिंग या मिड डे मील स्कीम, या फिर सिक्योरिटी और क्लीनिंग और हाउसकीपिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के हाथ में एज अ रेसिपिएंट ये भी क्या रहेगी, एग्जेम्प्ट रहेगी।
Similarly, services relating to admission to or conduct of examination will be exempt. और अगर कोई टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो वोकेशनल एजुकेशन नहीं दे रहा है या अप टू एचएससी का एजुकेशन नहीं दे रहा है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन को अगर मैं ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और पीरियोडिकल्स सप्लाई कर रहा हूँ तो वो भी क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। तो ये जो आपके स्क्रीन पे जो लिखा है और ये जो हाईलाइट किया है, ये पूरा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या एजुकेशन सर्विस से रिलेटेड पूरा का पूरा कंटेंट और एग्जेम्पशन अवेलेबल है। ठीक है, सो डिटेल में अगर देखना है एक बार फिर से, तो फर्स्ट पॉइंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ by way of conduct of entrance examination against consideration, exempt। ठीक है, और ये एग्जामेशन प्री स्कूल एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल तक के लिए अवेलेबल है, राइट। और ये जो क्वालिफिकेशन है इट शुड बी अप्रूव्ड अंडर द लॉ इन इंडिया। ठीक है, विच इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया। ठीक है, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्या क्या कवर्ड है एग्जामेशन के लिए? अगर कोई डिग्री कोर्स हम कंडक्ट कर रहे हैं बाय कॉलेज और यूनिवर्सिटी और एक्सेट्रा, if this qualification is recognized or approved under Indian law, then it will be exempt। मतलब जैसे आप जो प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन दे रहे हो, इसकी जो फीस आप पे कर रहे हो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगा होगा। व्हाई? बिकॉज दिस क्वालिफिकेशन और दिस कोर्स इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ। आपने जो कॉलेज में जो ग्रेजुएशन के लिए जो एप्लीकेशन किया होगा उसकी जो फीस होगी डिग्री कोर्स की, इफ इट इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर इंडियन लॉ तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। अगर इंडियन लॉ से रिकॉग्नाइज नहीं है, कोई फॉरेन लॉ से रिकॉग्नाइज्ड है, देन इट विल बी टैक्सेबल। So education as a part of a prescribed curriculum for obtaining a qualification which is recognized by law of a foreign country। फॉरेन कंट्री के लॉ से रिकॉग्निशन है बट इंडियन लॉ से रिकॉग्निशन नहीं है, तो इसकी जो भी फीस रहेगी या जो भी चार्जेस रहेंगे इट विल बी लायबल फॉर जीएसटी। इंडियन लॉ एग्जेम्प्ट। कोई प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन में अगर आपको ट्रेनिंग और कोचिंग मिल रही है, इट इज अगेन टैक्सेबल। So if you are getting training or education or coaching in a private institution, it will be again taxable in GST law। ठीक है, तो यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, एवरीथिंग इज कवर्ड। फीस चार्ज फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स, ये क्या है? अब कई जगह पर ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है जैसे आईआईएम्स है, आईआईटीज है या फॉर द टाइमिंग अवर इंस्टीट्यूट है, ये कैंपस रिक्रूटमेंट और कैंपस प्लेसमेंट करवा के देता है। तो जो कंपनीज इन कैंपस रिक्रूटमेंट और कैंपस प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करती है, दे आर सपोज टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दैट पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट और इन दैट पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट ड्राइव। तो ये जो फीस पे की जा रही है फॉर पार्टिसिपेशन इन द कैंपस रिक्रूटमेंट और इन दिस कैंपस ड्राइव, दिस फी और these charges are liable for GST, इनका exemption अवेलेबल नहीं है। सो अगर कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए अगर कुछ फीस और कुछ चार्जेस अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या कोई इंस्टीट्यूट चार्ज कर रहा है, इट विल बी लाइबल टू टैक्स। सो कैंपस रिक्रूटमेंट की फीस और एक्सेट्रा विल बी लाइबल फॉर जीएसटी। अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर कोई सर्विसेज लेता है, इफ इट इज रिसीविंग सम सर्विसेज मतलब इनपुट सर्विसेज ले रहा है, तो एज ए रिसिपिएंट उसे कुछ कैटेगरीज में एग्जामेशन मिलता है जो हम एक टेबल के फॉर्मेट में पढ़ेंगे डायरेक्टली। सो दिस इज द टेबल विच विल टेल यू एवरीथिंग। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू, टाइप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। If you are an educational institution providing preschool education and education up to higher secondary school or equivalent, तो कौन सी सर्विसेज आपको मिलेगी एज अ रिसिपिएंट जो एग्जेम्प्ट होगी अंडर जीएसटी लॉ? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ विल बी एग्जेम्प्ट। कैटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम विल बी एग्जेम्प्ट। सिक्योरिटी और क्लीनिंग और हाउसकीपिंग सर्विसेज इन सच इंस्टीट्यूशन विल बी एग्जेम्प्ट, and services relating to admission or conduct of examination will be again exempt. If
You are an institution which is providing education as a part of curriculum for obtaining a recognized qualification or a qualification which is recognized under Indian law. तो इसकी कौन से इनपुट सर्विसेज यानी कौन सी सर्विसेज इसको जो मिलेगी वो एग्जेम्प्ट रहेगी. सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ सच एग्जामिनेशन बाय इंस्टीट्यूट एंड सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और पेरियोडिकल्स. और अगर आप कोई वोकेशनल एजुकेशन और कोर्स ले रहे हो तो आपके तो आप जो भी सर्विसेज रिसीव करोगे रिलेटिंग टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन दे ओनली विल बी एग्जेम्प्ट. और आउटपुट सर्विसेज में मतलब जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज अ सर्विस प्रोवाइडर और एज अ सप्लायर एक्ट कर रहा है वहां पर क्या क्या एग्जेम्प्ट होगा. तो वेयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन to its students, faculty and staff will be exempt, and by way of conduct of entrance examination against consideration in the form of entrance fees, this will again be exempt. तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपको एज अ सप्लायर क्या क्या एग्जेम्पशन अवेलेबल है वो याद रखना है. उसका टेबल हमने ऑलरेडी पढ़ा है. एज अ रिसिपिएंट किस किस कैटेगरी में, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, 3 अलग अलग कैटेगरीज में हमने पढ़ा है. इसमें क्या क्या एग्जामेशन अवेलेबल है वो भी आपको पता होना, विच वी ऑल्सो स्टडीड इन द टेबल जो कि ये रहा. तो एक बार इस टेबल को अच्छे से गो थ्रू कीजिए, देन वी कैन प्रोसीड विथ सम क्वेश्चंस. चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग अभी. तो पहला क्वेश्चन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैकल्टी प्रोवाइडेड बाय अ स्कूल, यानी स्कूल ने फैकल्टी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड किया. प्रोवाइडेड बाय अ स्कूल मतलब प्री स्कूल अप टू एचएससी के कैटेगरी में आएगा. टू इट्स स्टूडेंट्स थ्रू अ फ्लीट ऑफ बसेस एंड कैब्स ओन्ड बाय द स्कूल. तो एक स्कूल ने अपने स्टूडेंट को ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड किया. तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी टू इट्स स्टूडेंट्स इट विल बी एग्जेम्प्टेड अंडर जीएसटी लॉ. दूसरा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय अ स्कूल टू इट्स स्टूडेंट्स थ्रू अ प्राइवेट बस और कैब ऑपरेटर, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इट विल बी अगेन एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी लॉ. मिस्टर सी, a practicing CMA provided to the Institute of Cost Accountants of India teaching services. अब एक प्रैक्टिसिंग सीएमए ने सीएमए इंस्टीट्यूट को टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड किया. तो कहीं पर भी हमने एग्जेम्पशन में इस पर्टिकुलर सर्विस का या इस पर्टिकुलर कैटेगरी का कुछ एग्जेम्पशन पढ़ा नहीं है, देयरफॉर इट विल बी अ टैक्सेबल सप्लाई. व्हाट इज एग्जेम्प्ट? ये वाला चार्ट इज एग्जेम्प्ट. दिस चार्ट इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर यू. अगर आप इसको ध्यान में रख लेते हो या इसको रिवाइज कर लेते हो तो एजुकेशन रिलेटेड सारी एक्टिविटीज शुड बी डन. क्या क्या एग्जाम्पशंस अवेलेबल है शॉर्ट में देखने का है तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहां पर एज अ सर्विस प्रोवाइडर एक्ट कर रहा है. इफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज एक्टिंग एज अ सप्लायर तो अगर वो अपने स्टूडेंट्स को या फैकल्टी को या स्टाफ को कोई भी सर्विस देता है इट इज एग्जेम्प्ट. और एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है वो भी एग्जेम्प्ट है. एक प्री स्कूल से लेके एचएससी तक का अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, प्री स्कूल टू एचएससी तक का अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, वो अगर कोई सर्विसेज रिसीव करता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ, या फिर कैटरिंग सर्विसेज, या फिर सिक्योरिटी और क्लीनिंग और हाउसकीपिंग सर्विसेज, या फिर सर्विसेज फॉर एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, तो एज ए रिसिपिएंट वो जो भी सर्विसेज लेगा इट विल बी एग्जेम्प्ट. अगर आपको ऐसा एजुकेशन ले रहे हो विच इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन विच इज रिकॉग्नाइज अंडर इंडियन लॉ, तो कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एग्जेम्प्ट एंड सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और प्रोडिकल्स विल बी एग्जेम्प्ट. और अगर आप वोकेशनल एजुकेशन सर्विस या वोकेशनल एजुकेशन कोर्स प्रोवाइड कर रहे हो तो आप जो भी सर्विसेज रिसीव करोगे on account of conduct of examination they will be again exempt.
बेस्ड ऑन दिस यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस क्वेश्चंस। अगर ये आपका हो जाता है तो आप रेडी हो फॉर प्रोसीडिंग विद द हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, अब जब मैं हेल्थ केयर सर्विसेज की बात कह रहा हूं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द हेल्थ केयर सर्विसेज, लेट्स टॉक अ बिट अबाउट हेल्थ केयर सर्विसेज फर्स्ट। पहले हम हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में कुछ बात करेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, अब हेल्थ केयर सर्विसेज में क्या क्या चीजें आ सकती है सर? इसमें प्रिवेंशन भी आ सकता है, मतलब कोई डिजीज ना होए उसको हम प्रिवेंट कर रहे हैं या प्रिकॉशन कर रहे हैं, और क्योर भी आ सकता है। सो एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी टेकन फॉर प्रिवेंशन और क्योर ऑफ एनी डिजीज, यानी कि जो प्रिवेंट करने के लिए जो आप वैक्सीनेशन ले रहे हो 2 बूंद जिंदगी की, या अगर कोई किसी को कोई बीमारी होगी तो उसके ट्रीटमेंट के लिए जो भी सर्विसेज ले रहे हो, अगर ये ट्रीटमेंट इज टेकन अंडर द कोर्स और अंडर द एनी ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर इंडियन लॉ और which is recognized by law, then it is exempt under GST. Then it is exempt under GST. अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी ले रहे हो या ऐसी कोई सर्विस ले रहे हो विच इज बियॉन्ड द प्रिवेंशन और प्रिकॉशन और क्योर, देन इट विल बी टैक्सेबल। जैसे मान लेते हैं किसी ने कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट लिया, ठीक है ना, मतलब लेटेस्ट से किसी ने प्लास्टिक सर्जरी करवाया, अगर ये प्लास्टिक सर्जरी फॉर ब्यूटिफिकेशन है देन इट विल बी टैक्सेबल। बट जरूरी नहीं है कि प्लास्टिक सर्जरी ब्यूटिफिकेशन के लिए ही होती है। कई बार जो बर्न केसेस होते हैं, यानी जहाँ पे आग लग जाती है, लोग जल जाते हैं, या फिर बर्थ के समय की कोई एबनॉर्मलिटी है, उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसके क्योर के लिए अगर आप प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हो इट विल बी एक्सेप्ट। ऐसा ही अगर फालतू में भाई मेरी नाक ठीक नहीं दिख रही है, मेरा ये ठीक नहीं दिख रहा है, उसके लिए आपने प्लास्टिक सर्जरी किया, इट विल बी टैक्सेबल। सिमिलरली अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हो, इफ यू आर ट्रांसप्लांटिंग हेयर एंड इफ इट इज फॉर क्योर ऑफ एनी काइंड ऑफ डिजीज, तो बात अलग है। बट ब्यूटिफिकेशन के लिए अगर करवा रहे हो इट विल बी टैक्सेबल अंडर जीएसटी लॉ। तो इसके अंदर अलग अलग एक्टिविटीज आएगी, वन बाय वन करके हम सब कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो हेल्थ सर्विसेज में क्या क्या आता है, व्हाट आर द थिंग्स दोज आर इंक्लूडेड इन द हेल्थ सर्विसेज। सो वेटरनरी क्लिनिक जो एनिमल्स और बर्ड्स के लिए यूज होता है, इट इज एग्जाम्प्ट अंडर जीएसटी लॉ। सर्विसेज बाय वे ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज बाय अ clinical establishment or an authorized medical practitioner or paramedics, it is again exempt under GST law. And services by way of transportation of patients in an ambulance for above purposes, again it will be exempt. तो एम्बुलेंस में पेशेंट का ट्रांसपोर्टेशन भी अगेन क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। सिमिलरली सर्विसेज बाय वे ऑफ कॉर्ड ब्लड बैंक, यानी वो जो स्टिम सेल बैंकिंग और कॉर्ड ब्लड बैंकिंग या स्टिम सेल का जो प्रिजर्वेशन करते हैं, इट विल बी अगेन एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी लॉ। सो हेल्थ केयर सर्विस दोज आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर इंडियन लॉ। उसमें क्या क्या आता है, तो उसमें ये सारे आते हैं, एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी और एनी अदर थिंग। शॉर्ट फॉर्म में आप लोग इसको कह सकते हो आयुष। ये जो आयुष मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, AAYUSH, एलोपैथी, आयुर्वेदा, योगा, सिद्धा, होम्योपैथी, आगे ऐड कर दो नेचुरोपैथी, दीज आर एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी लॉ। बट इट डज नॉट इंक्लूड हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी
except when undertaken to restore or restructure anatomy or function of body affected due to cognitive defect or developmental abnormalities, injury or trauma. यानी hair transplant and cosmetic surgery per se it will be taxable. हेयर ट्रांसप्लांट एंड प्लास्टिक सर्जरी पर से इट विल बी टैक्सेबल, लेकिन अगर ये जो हेयर ट्रांसप्लांट और प्लास्टिक सर्जरी हो रही है, अगर वो किसी ट्रॉमा केस के ट्रीटमेंट के लिए हो रही है या डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज को ट्रीट करने के लिए हो रही है, देन इट विल बी एक्सेप्ट। और भी आगे कुछ चीजें समझते हैं हम लोग। अब अब कई बार ऐसे कुछ पेशेंट्स लोग होते हैं जिन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और एडमिट करना पड़ता है। तो उन पेशेंट्स को जब हम हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं या एडमिट कर रहे हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। तो इनके लिए जो रूम रेंट हम पे कर रहे हैं, इट विल बी अगेन एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। कई बार सर्विसेज किसी सीनियर डॉक्टर या कंसल्टेंट की हमको लेनी पड़ती है। जैसे मान लेते हैं, लेट अस से कोई एक पर्सन है जिसे कोई इंजरी हुई है और उस इंजरी के ट्रीटमेंट के लिए कोई एक एक्सपर्ट हमने बुलाया, ठीक है। अब ये जो एक्सपर्ट जो बुलाया, एक्सपर्ट डॉक्टर और सीनियर डॉक्टर और कंसल्टेंट और टेक्नीशियन जो बुलाया, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक बिटवीन हॉस्पिटल एंड पेशेंट और एक बिटवीन दैट एक्सपर्ट एंड दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल। क्योंकि एक्सपर्ट हॉस्पिटल को सर्विस दे रहा है, हॉस्पिटल पेशेंट को सर्विस दे रहा है, अल्टीमेट बिल तो पेशेंट को हॉस्पिटल को ही देना पड़ेगा। तो ये एक्टिविटी जो हॉस्पिटल एंड पेशेंट के बीच में है, ये एग्जेम्प्ट है। जो एक्सपर्ट एंड हॉस्पिटल के बीच में है, ये भी क्या है, एग्जेम्प्ट है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल अबाउट द हॉस्पिटल एंड सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रीट द हेल्थ केयर सर्विस। तो अगर हॉस्पिटल और पेशेंट के बीच का ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग दिस एक्सपर्ट इज एग्जेम्प्ट, एक्सपर्ट एंड हॉस्पिटल का बीच का ट्रांजैक्शन इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। अब कई बार कैसे होता है, मान लेते हैं ये जो एक्सपर्ट है, इसने हॉस्पिटल को चार्ज किया, एक्सपर्ट ने हॉस्पिटल को चार्ज किया लेटेस्ट से 8,000 रुपीज फॉर अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ सर्विस और फॉर अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ ट्रीटमेंट और कंसल्टेशन। अब इसमें क्या होता है, हॉस्पिटल पेशेंट से, हॉस्पिटल फ्रॉम पेशेंट हो सकता है कि सिर्फ 8,000 रुपीज ही ले या फिर 8,000 प्लस प्रॉफिट ले, मतलब लेटेस्ट से 9,000 रुपीज ले। नाउ इन दिस केस ये जो हॉस्पिटल एंड पेशेंट के बीच का जो ट्रांजैक्शन है, जहाँ पे एक केस में कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पर हुआ, यानी कि 8,000 एक्सपर्ट ने डिमांड किए, हॉस्पिटल ने भी 8,000 ही चार्ज किए। एक केस में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हुआ, यानी कि हॉस्पिटल ने पेशेंट से 9,000 रुपीज डिमांड किए, जबकि एक्सपर्ट इज डिमांडिंग ओनली 8,000 रुपीज। ये बोथ दी ट्रांजैक्शंस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, दोनों के दोनों ट्रांजैक्शंस के ऊपर जीएसटी चार्ज होने वाला नहीं है। सिमिलरली हॉस्पिटल का जो फूड सप्लाई होता है, हॉस्पिटल मेनी टाइम्स फूड भी सप्लाई करता है। तो ये जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है, इसकी सर्विस इंक्लूड फूड सप्लाइड टू द पेशेंट, फूड सप्लाइड टू द पेशेंट। लेकिन ये जो फूड है, ये फूड प्रिपेयर होना चाहिए हॉस्पिटल में या किसी आउटसोर्स कैंटीन में, ठीक है। अब इसमें कैसे होता है, एक तो फूड हॉस्पिटल खुद प्रिपेयर कर सकता है या हॉस्पिटल ये काम किसी एक आउटसोर्स कैंटीन को दे सकता है। अब अगर फूड किसी आउटसोर्स कैंटीन में प्रिपेयर हो रहा है, तो कैंटीन इज प्रोवाइडिंग फूड सर्विसेज टू हॉस्पिटल, और ये जो कैंटीन हॉस्पिटल को जो फूड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इट विल बी लाइबल फॉर जीएसटी, इट विल नॉट बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, ठीक है। सो व्हाट डज इट मीन, what are the things we are saying taxable? When outsourced, there is no ambiguity that supplier shall charge tax as applicable। यानी अगर हॉस्पिटल खुद फूड बनाकर पेशेंट को दे रहा है, पेशेंट एंड हॉस्पिटल इन दोनों के बीच का ट्रांजैक्शन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। हॉस्पिटल ने ये फूड बनाने की एक्टिविटी किसी आउटसोर्स कैंटीन को दिया,
तो यहाँ पे हॉस्पिटल एंड पेशेंट के बीच का जो ट्रांजैक्शन है ये तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा फ्रॉम जीएसटी। लेकिन ये जो कैंटीन हॉस्पिटल को जो फूड प्रिपरेशन की सर्विस दे रही है या फूड की सर्विस दे रही है, कैंटीन और हॉस्पिटल के बीच का ट्रांजैक्शन विल बी लायबल फॉर जीएसटी। ठीक है। तो ये जो इन पेशेंट्स है, इन पेशेंट्स मतलब जो एडमिट हुए हैं या हॉस्पिटलाइज्ड है, फूड सप्लाइड टू इन पेशेंट्स दोज आर एडमिटेड और हॉस्पिटलाइज्ड। एक इन पेशेंट होता है और एक आउट पेशेंट होता है। जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं या एडमिट होते हैं उनको हम इन पेशेंट कहते हैं। तो फूड सप्लाइड टू इन पेशेंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, क्योंकि उसे हम कंपोजिट सप्लाई ट्रीट करेंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट का ही एक पार्ट है। कोई अदर फूड है, मतलब फूड इज प्रोवाइडेड टू पेशेंट्स हु आर नॉट एडमिटेड, या फिर उनके अटेंडेंट्स को या उनके विजिटर्स को, इट इज टैक्सेबल, राइट। तो फूड सप्लाईज में हम क्या क्या कहेंगे, व्हाट आर द थिंग्स वी विल से और डिस्कस अबाउट फूड सप्लाईज। एक, तो हॉस्पिटल इज सप्लाइंग फूड टू पेशेंट, चाहे वो हॉस्पिटल ने खुद ने प्रिपेयर किया हो या ये फूड बनाने का काम आउटसोर्स किया हो, इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अगर हॉस्पिटल ने ये काम आउटसोर्स किया है तो वो जो आउटसोर्स एजेंसी जो हॉस्पिटल को फूड की प्रिपरेशन की जो सर्विसेज दे रही है, इट विल बी टैक्सेबल अंडर जीएसटी लॉ। हॉस्पिटल जो पेशेंट्स एडमिट हुए हैं या हॉस्पिटलाइज हुए उनको जो फूड दे रहा है, पार्ट ऑफ मेडिकल और हॉस्पिटल सर्विस, इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। जो पेशेंट्स एडमिट या हॉस्पिटलाइज नहीं हुए हैं उनको जो फूड सप्लाई कर रहा है, इट इज टैक्सेबल। पेशेंट को जो विजिट करने के लिए, जो देखने के लिए जो विजिटर्स आएंगे उनको जो फूड दे रहा है वो भी टैक्सेबल। कोई पेशेंट के साथ अटेंडेंट है उसका कोई फूड दे रहा है, इट इज ऑल्सो टैक्सेबल। ठीक है। सो एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल में हमने हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक सर्जरी का सारा डिटेल्स लिख दिया। सो यू हैव टू बी और यू शुड बी अवेयर विथ रिगार्ड्स टू हेल्थ केयर सर्विसेज। सो लेट अस चेक कि हेल्थ केयर सर्विसेज में क्या क्या एग्जेम्प्ट हो सकता है या क्या क्या टैक्सेबल हो सकता है। सो हेल्थ केयर सर्विसेज में सबसे पहले हमने ये देखा कि प्रिवेंशन भी इंक्लूड है और प्रिकॉशन भी इंक्लूड है। प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशन, बोथ द थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दी हेल्थ केयर सर्विसेज। अब इसमें क्या क्या एग्जेम्प्ट है, सबसे पहले वेटरनरी क्लिनिक की सर्विसेज, बराबर है। क्या क्या एग्जेम्प्ट है, सबसे पहले क्या एग्जेम्प्ट है, वेटरनरी क्लिनिक फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स, राइट। तो ए, वेटरनरी क्लिनिक क्लिनिक, ये चाहे एनिमल्स के लिए रहे, वैसे मैन इज ऑल्सो एनिमल, बट हम लोग हमारा हमारा एक सेपरेट कैटेगरी पकड़ते हैं। तो फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स, एनिमल्स के लिए है तो भी ये एग्जेम्प्ट है, और बर्ड्स के लिए है तो भी ये क्या है, एग्जेम्प्ट है। ओके। सो वेटरनरी क्लिनिक वाला काम खत्म। दूसरा बी, बी में हम क्या देखेंगे, लेट अस गो एंड चेक। बी में और क्या एग्जेम्पशन है, हेल्थ केयर सर्विसेज बाय क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट जो ऑथोराइज्ड है। सो हेल्थ केयर सर्विसेज बाय ऑथोराइज्ड क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट और मेडिकल प्रैक्टिशनर बराबर है, इज अगेन एग्जेम्प्ट। ठीक है। सी में हम कहेंगे ये जो बी वाले जो पेशेंट है इनको जो पेशेंट्स का जो ट्रांसपोर्ट करना है इन एन एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस सर्विस इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट।
याद रखना, पेशेंट का एम्बुलेंस की सर्विसेज एग्जेम्प्ट, डेड बॉडीज का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो नेगेटिव लिस्ट शेड्यूल 3 में हमने पढ़ा था, ठीक है। सिमिलरली वी कैन से स्टिम सेल बैंकिंग और कॉर्ड ब्लड बैंकिंग, ठीक है ना, यहाँ पे दिया है ना, स्टिम सेल और कॉर्ड ब्लड बैंक, स्टिम सेल्स और कॉर्ड ब्लड बैंक it is also exempt, it is also exempt, ठीक है। देन हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी is taxable except when sorry undertaken for anatomy और like this service, इसको हम लास्ट में लिखेंगे ताकि हमें वो याद रहे। देन पेशेंट रूम रेंट, जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं इनका जो भी रूम का रेंट है इट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट, ठीक है। देन सीनियर डॉक्टर और कंसल्टेंट और टेक्नीशियन, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सीनियर डॉक्टर और कंसल्टेंट एक्सेट्रा, ठीक है। और ये जो सीनियर डॉक्टर और कंसल्टेंट की हम जो बात कर रहे हैं इसमें दो पार्ट्स आते हैं, इसमें दो पार्ट्स आएंगे, ठीक है। एक ये सीनियर डॉक्टर और कंसल्टेंट एंड हॉस्पिटल के बीच का जो ट्रांजैक्शन है, ठीक है, जहाँ पे सीनियर डॉक्टर और कंसल्टेंट इज एक्टिंग एज अ सप्लायर एंड हॉस्पिटल इज एक्टिंग एज अ रिसिपिएंट, एक ये पार्ट है। और दूसरा है हॉस्पिटल एंड पेशेंट, जहाँ पे हॉस्पिटल इज एक्टिंग एज अ सप्लायर और अ सर्विस प्रोवाइडर एंड पेशेंट इज एक्टिंग एज अ रिसिपिएंट, राइट। तो ये जो सीनियर डॉक्टर और कंसल्टेंट एंड हॉस्पिटल के बीच का जो ट्रांजैक्शन है इट इज एग्जेम्प्ट, ठीक है, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और हॉस्पिटल जो पेशेंट को चार्जेस ले रहा है ये चार्जेस हॉस्पिटल कैन टेक एज कॉस्ट बेसिस, मतलब जितना ये डॉक्टर का, सीनियर डॉक्टर का और कंसल्टेंट का जो कॉस्ट लग रहा है उतना, या फिर इट कैन बी टेकन एज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी कि कुछ मार्कअप और प्रॉफिट लिया हॉस्पिटल ने। ये दोनों केस में ये जो हॉस्पिटल एंड पेशेंट के बीच का जो ट्रांजैक्शन है ये क्या होगा, एग्जेम्प्ट, ठीक है, ये क्या होगा, एग्जेम्प्ट। तो ये हो गया हमारा डॉक्टर वाला पार्ट, ठीक है। देन फूड, फूड सप्लाइड बाय हॉस्पिटल, तो फूड फूड सप्लाइड बाय हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये चाहे हॉस्पिटल ने प्रिपेयर किया हो खुद ने या फिर इसने ये काम किसी को आउटसोर्स किया हो, इन दोनों केसेस में
अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है यानी कि इन पेशेंट है, एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट वो फूड पर्टिकुलर फूड दिया जा रहा है, देन इट इज एग्जेम्प्ट। और एनी अदर केस है, मतलब जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज नहीं हुए या उसके अटेंडेंट या विजिटर्स एक्सेट्रा है, तो ये क्या है, टैक्सेबल। ओके, देन इट इज टैक्सेबल। और ट्रांजैक्शन बिटवीन आउटसोर्स फूड एजेंसी एंड हॉस्पिटल, इन दोनों के बीच का जो ट्रांजैक्शन है इट इज टैक्सेबल। ठीक है, तो जो आउटसोर्स फूड एजेंसी को फूड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी हॉस्पिटल ने दिया है, तो आउटसोर्स फूड एजेंसी एंड हॉस्पिटल के बीच का जो ट्रांजैक्शन इट विल बी टैक्सेबल इन नेचर। ठीक है, तो ये फूड का भी हो गया। अब आते हैं हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी is taxable। सो प्राइमा फेसी हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी को आप क्या कहोगे, टैक्सेबल कहोगे। एक्सेप्ट मतलब अब इसके आगे जो सिचुएशन है, अगर आप उस सिचुएशन में आए तो टैक्सेबल नहीं रहेगा। एक्सेप्ट व्हेन अंडरटेकन ड्यू टू कॉग्नियल डिफेक्ट्स, डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज और इंजरी। एक्सेप्ट when undertaken due to undertaken due to defects, developmental abnormalities और इंजरी, यानी कुछ जल गया या कोई और इंजरी लगी एक्सेट्रा। दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट द टर्म हॉस्पिटल सर्विसेज और हेल्थ सर्विसेज। सो हॉस्पिटल और हेल्थ सर्विसेज में हमने क्या क्या देखा या क्या क्या पॉइंटर्स है जो हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे, वन बाय वन अगर क्विकली देखना है तो जो वेटरनिटी क्लिनिक है, चाहे वो एनिमल का रहे या बर्ड का रहे, इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। उसकी जो भी डॉक्टर की जो भी फीस रहेगी दे विल बी एग्जेम्प्ट। ठीक है, कोई इंडिया में ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर है यानी कि जो आयुष का हमने नाम लिया था, इट इज अगेन एग्जेम्प्ट। एम्बुलेंस सर्विसेज आर अगेन एग्जेम्प्ट। स्टेम सेल बैंकिंग और कॉर्ड ब्लड बैंकिंग इज एग्जेम्प्ट। आगे हम पढ़ेंगे ब्लड बैंक सर्विस इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। पेशेंट रूम रेंट इट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। कोई सीनियर डॉक्टर और कंसल्टेंट अगर विजिट कर रहा है तो सीनियर डॉक्टर जो हॉस्पिटल को चार्ज करेगा वो भी एग्जेम्प्ट है, और हॉस्पिटल जो पेशेंट को चार्ज करेगा वो भी एग्जेम्प्ट है, फिर चाहे वो कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पर हो या कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के बेसिस पर हो। फूड बाय हॉस्पिटल जो इन पेशेंट को मिल रहा है वो एग्जेम्प्ट है, अदर्स को मिल रहा है वो टैक्सेबल है, और आउटसोर्स एजेंसी और हॉस्पिटल के बीच का ट्रांजैक्शन है वो टैक्सेबल रहेगा। हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी पर से इट विल बी टैक्सेबल, but when it is undertaken for any injury or developmental abnormalities etc it will be exempt। तो ये जो सारे नाम हमने पढ़े हैं इनके आगे जैसे ही अमाउंट लग जाएगा, इनके आगे जैसे ही अमाउंट लग जाएगा वो आपका प्रैक्टिकल बन जाएगा, जो प्रैक्टिकल्स हमने इसके पहले भी कुछ किए हैं।
इसके बाद का एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप आता है गवर्नमेंट सर्विसेज या सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, वेयर गवर्नमेंट इज एक्टिंग एज अ सर्विस प्रोवाइडर। तो इसमें ये कई सारे नाम हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो इट्स क्वाइट लॉन्ग और बिग लिस्ट जो हमें पढ़नी है। जब तक कि हम ये पूरा पढ़ेंगे नहीं तब तक कि आपको गवर्नमेंट सर्विसेज को क्लियर करना या कंप्लीट करना डिफिकल्ट रहेगा। तो ये जो गवर्नमेंट सर्विसेज वाला ये जो पर्टिकुलर पंगा है या ये जो ग्रुप है, ये हम शुरू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में या हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो till then keep on revising, keep on studying. Thank you.